हाँ, तो अगर मैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करूँ तो यहाँ पर कैसे वैल्यूएट करते हैं? द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन सच एम्प्लॉय इज इक्वल टू द लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू द लाइसेंस फी विच हैज डिटरमाइंड एज पेबल बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉय इन अकॉर्डिंग विद in accordance with the rules framed by the government for allotment of houses to its officers। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस फी डिसाइड की हुई है वही उनके लिए वैल्यू होगी उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की। ठीक है, तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका जो भी गवर्नमेंट लाइसेंस फी जो ले रही होगी वही उसकी उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसके जो है वैल्यूएशन होगा, वही उसकी उस हाउस प्रॉपर्टी की उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू दी होगी, आपको सीधे सीधे बताना है कि हाँ ये वैल्यू होगी रेंट फ्री एकोमोडेशन की और ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है वो या तो अनफर्निश्ड होगा या फर्निश्ड होगा। अनफर्निश्ड हुआ तो जितनी आपने वैल्यू निकाली वो आपके लिए टैक्सेबल है, लेकिन अगर फर्निश्ड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, और ये सारे केसेस में, मतलब केवल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो फिर भी अगर फर्निश्ड है तो ये रूल अप्लाई होगा। क्या, देखते हैं। If employer has been provided furniture including TV, refrigerator, other household appliances, एयर कंडीशनिंग प्लांट और इक्विपमेंट, ये सारी चीजें या इसके अलावा जो भी कुछ भी आपको अगर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इन सच अ केस वैल्यू डिटरमाइंड अबव शैल बी इंक्रीज्ड बाय 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी उस फर्नीचर की कॉस्ट होगी, कॉस्ट याद रखना, रिटन डाउन वैल्यू नहीं, ठीक है, या फर्नीचर की अगर वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू से मतलब जो कॉस्ट है उसकी। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको रिटन डाउन वैल्यू दे दिया गया हो, ठीक है, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है उसका 10%, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू है उसमें 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, एंड इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो एम्प्लॉयर अपना फर्नीचर मतलब ओन्ड फर्नीचर दे रहा है, या तो फिर वो हायर कर रहा है उस फर्नीचर को, रेंट पर ले रहा है और फिर वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब उस पहले तो अगर वो उसके पास ओनरशिप है उस फर्नीचर की तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर हायर कर रहा है उसको रेंट पर लिया हुआ है तब, and if such furniture is hired by the third party, the value of unfurnished accommodations shall be increased by actual hire charges। जो भी हायर चार्जेस होंगे, जो रेंट पे कर रहा होगा एम्प्लॉयर, वो वो वैल्यू उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये सारे केसेस में ये होगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल क्या है, लाइसेंस फी, और अगर फर्नीचर है तो प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है, अगर एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पर लिया हुआ है तो जो भी रेंट पे कर रहा है वो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, उससे क्लियर और हो जाएगा ये। हम्म देखिए एग्जांपल आप लोग को दिख रहा होगा, Mr. X is employed in central government getting basic pay 73,000 per month। तो इनका जो बेसिक पे है वो 73,000 है। Employer has provided him rent free accommodation and rent determined as per government rules is 6,000 per month। तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई, गवर्नमेंट ने उसको जो है बता दिया कि इतना आपका रेंट है 6,000 पर मंथ, तो यही वैल्यू हो गई। ठीक है, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहा है विथ एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए कॉस्ट है उस फर्नीचर की, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 65,000, 65,000 रुपए उस फर्नीचर की रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड 1 एयर कंडीशनर ऑल्सो ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2018। अप्रैल और मई के लिए
ये दो महीने के लिए उसने एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके लिए रेंट पेड फॉर बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एयर कंडीशनर इज 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ वो रेंट भी उसके लिए पे कर रहा है। कंप्यूट एम्प्लॉइज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है 6000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, बस 6000 इंटू 12 कर देना है। 6000 एक महीने का है, 12 महीने का इंटू 12 यानी कि 72,000 ये आपकी पर क्विजिट की वैल्यू आ गई, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की। अभी इसमें फर्नीचर भी है, तो सबसे पहले फर्नीचर को देखते हैं। इसकी यहाँ पर देखिए दिया गया है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट जो है एक्चुअल कॉस्ट वो 1 लाख 1 लाख रुपए है, और रिटर्न डाउन वैल्यू 65,000 है। तो मैंने पहले बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो कॉस्ट होगी उसका 10% हम यहाँ इधर ऐड कर लेंगे, यानी 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 72,000 में। उसके बाद फिर एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो रेंटेड है, और 1000 रुपीज 1,000 रुपए पर मंथ है, केवल 2 महीने के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, अप्रैल एंड में। तो 2 महीने क्या हो गया, 1000 इंटू 2 यानी 2000। तो परक्विजिट वैल्यू फॉर फर्निश्ड हाउस कितनी होगी, 72,000 प्लस 10,000 प्लस 2000 यानी कि 84,000, ये आपकी परक्विजिट वैल्यू है फर्निश्ड हाउस की, ठीक है। बस हो गया, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। ये आपकी वैल्यू आ गई 84,000, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अदर एम्प्लॉयज, फॉर अदर एम्प्लॉयज यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है उनके लिए क्या रूल्स है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर के पास उसकी ओनरशिप है, जो भी वो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप आपके एम्प्लॉयर के पास है, या फिर एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। या तो उस एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया होगा, लीज पर लिया होगा उस हाउस प्रॉपर्टी को। तो अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस कंडीशन में हम क्या वैल्यू उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू जो है उस एम्प्लॉय के लिए कितनी होगी फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है फिर, उस एम्प्लॉय जो भी है वो जिस सिटी में भी रह रहा है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 15%, 15% ऑफ सैलरी इन इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख। अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में 15% 15% ऑफ सैलरी जो है वैल्यू होगी उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की। यानी कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की पहले सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुझे वो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी सैलरी, वो आगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, और उसके बाद उसका 15%, अगर 25 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो 15% लेंगे सैलरी का, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन 10 to 25 है, ठीक है, तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, ठीक है, ये 20 गलत है, एक्सीडिंग 10 लाख है, मतलब 10 लाख से ज्यादा बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, 10 से 15 के बीच में अगर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी। और अदर सिटीज यानी कि ऐसी सिटीज जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख 10 लाख से कम है, तो उस वहां पर 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अगर वही चीज है फर्निश्ड अनफर्निश्ड वो मुझे देखना है। अनफर्निश्ड है तो केवल मुझे यही वैल्यू लेनी है, 15%, 10% एंड 7.5%। और अगर फर्निश्ड है तो 10% ऑफ फर्नीचर, अगर उस फर्नीचर की जो भी
ओनरशिप है वो एम्प्लॉयर के पास है, और अगर उस एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ है तो हायर जो हायरिंग चार्जेस है, जो रेंट है, वो आप जो वो वैल्यू आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अगर एकोमोडेशन जो भी है वो लीज पे लिया गया है या रेंट पे लिया गया है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंटल पेड, जो भी एक्चुअल अमाउंट रेंट पेड पे कर रहा है एम्प्लॉयर और पेबल बाय एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी, या फिर रेंट, या फिर 15%, 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर विल बी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ मुझे दो अमाउंट को कंपेयर करना है, एक तो 15%, 15% ऑफ 15% ऑफ सैलरी, और दूसरी चीज जो एक्चुअल जो भी रेंट है, वो दोनों में जो कम अमाउंट होगा, जो लीस्ट अमाउंट होगा, वही हमारे लिए वैल्यू होगी उस एकोमोडेशन की। ठीक है। बाकी फर्निश्ड अनफर्निश्ड वाला रूल वही सेम होगा। ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये एक फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मेट में आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन करने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एक एकोमोडेशन एम्प्लॉयर के पास है, सॉरी ओनरशिप जो है वो एम्प्लॉयर के पास है उस एकोमोडेशन की, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 15% और 10% और फिर 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है। ये करना है पहले, ये आपने लिख लिया जो भी अमाउंट आया यहाँ पर। उसके बाद आप अगर फर्निश्ड है तो ऐड करना है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या फिर अगर रेंट पर है तो हायर चार्जेस, दोनों में से जो भी अप्लीकेबल हो वो अमाउंट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लेस करना है, ये चीज याद रखना है आपको, लेस करना है अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय। अगर अमाउंट कोई उस एम्प्लॉय से लिया जा रहा है रेंट के रूप में फर्नीचर को यूज करने के लिए, या उस रेंट फ्री एकोमोडेशन को यूज करने के लिए कुछ भी अमाउंट, अगर कुछ भी चार्जेस उसके ऊपर लग रहा है तो वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो निकल के आएगा वही हमारी वैल्यू होगी एकोमोडेशन की, वही टैक्सेबल वैल्यू होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पर वो एकोमोडेशन को लिया हुआ है, उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर या लीज पर लिया हुआ है, और एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने रेंट पर लिया हुआ है, उस कंडीशन में एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज, जैसे मैंने अभी बताया था, जो भी लीज या जो भी रेंट जो भी पे कर रहा है वो अमाउंट, और 15% दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा, जो भी लेस होगा, वो अमाउंट। उसके बाद प्लस वही सारी चीजें, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस जो भी अप्लीकेबल हो, और लेस अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय। अगर कुछ अमाउंट पे कर रहा है एम्प्लॉय तो लेस कर देंगे, और जो भी यहाँ पर निकल के आएगा वो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन या वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। अभी एक चीज रह गया यहाँ पर कि हाँ, जो हम लोग सैलरी जो 7.5%, 10%, 15% जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सैलरी कैसे आएगी? पहले हमको सैलरी निकालनी होगी, उसके बाद तो उसका 15%, 10% करेंगे। तो वो सैलरी यहाँ पर देखिए बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या क्या चीजें इधर इंक्लूड करनी है सैलरी में। बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो आपका है वो, टैक्सेबल कैश अलाउंसेस, ठीक है, याद रखना, जो भी अलाउंसेस टैक्सेबल वाला पार्ट है वही केवल इधर ऐड करना है, प्लस अगर बोनस कोई मिल रहा है या फिर कमीशन मिल रहा है, प्लस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट जो भी मिल रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें हमको इधर ऐड करनी है। सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, बट डज नॉट इंक्लूड डीए। ठीक है, डीए नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सारी चीजें इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। डीओपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? क्या? डियरनेस अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस। सर एंड पीएफ? डीए डियरनेस अलाउंस। सर पीएफ? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट, पीएफ प्रोविडेंट फंड।
अभी हम लोग वैसे पीएफ, अभी हम लोग को पूरा एक चैप्टर है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो भी, ठीक है। कितना अमाउंट उधर टैक्सेबल होता है, कितना नहीं होता है। देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें सारी चीजें, हर तरह का हर तरह की कंडीशन इसमें बताई गई है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया, इफ पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख 7.5%, 10 to 25 10%, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख 15% ऑफ एकोमोडेशन सैलरी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स is employed in ABC Limited getting basic pay 50,000 50,000 रुपए per month, and the employer has provided him a rent free accommodation which is owned by employer, ठीक है। एम्प्लॉयर के पास ओनरशिप है himself at a place with population 2 लाख, 2 लाख केवल पॉपुलेशन है, 2 लाख, ठीक है, यानी कि 10 लाख से कम है पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख तो क्या करेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी, यहाँ पे ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन दिया गया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी, यहाँ पे और कुछ सैलरी में तो दिया नहीं है, केवल 50 बेसिक पे दिया गया, और कुछ तो यहाँ पर दिया भी नहीं गया, अलाउंसेस और दूसरा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आपको केवल 50,000 यहाँ ले लेना है। तो 50,000 इंटू 12 यानी कि आपका 6 लाख रुपए सैलरी हो गई। 6 लाख का 7.5% यानी 45,000, यही पर क्विजिट वैल्यू होगी, पर क्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 45,000, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 50,000 पर मंथ, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट, ठीक है। ये सारी चीजें भाई सेम है, बस पॉपुलेशन यहाँ पर चेंज है। यहाँ पॉपुलेशन है 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख अगर पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उस कंडीशन में मैंने जैसे अभी बताया था 10 लाख या इससे कम तो 7.5%, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा पहली सिचुएशन थी वही चीज यहाँ पर भी है 7.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेम सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पर पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है 22 लाख, यानी 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी। देखिए यहाँ दिया गया इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी, हाँ, तो 60,000, यहाँ पे 60,000 हो गया। इसी तरह लास्ट में जो पॉपुलेशन है वो है, देखते हैं 32 लाख, यानी 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 25 लाख से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है क्या, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इज गेटिंग एबीसी लिमिटेड बेसिक पे 50,000 50,000 रुपए पर मंथ, एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड him rent free accommodation which is owned by employer himself at a place with population of 32 lakh. Accommodation was provided only for 3 months, तो 3 महीने के लिए केवल accommodation प्रोवाइड किया गया है, बाकी सब जगह तो 12 मंथ के लिए प्रोवाइड किया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल 3 महीने के लिए accommodation प्रोवाइड किया है, तो हम लोग को केवल 3 मंथ्स की ही सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है, 50,000 50,000 रुपए सैलरी है, तो 50,000 इंटू 3 यानी 1,50,000, इसका 15%, क्योंकि पॉपुलेशन 32 लाख है, 25 लाख से ज्यादा है, तो यानी कि 22,000 22,500 रुपए। तो यहाँ पे परक्विजिट वैल्यू होगी 22,500 रुपीज, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद और कोई एग्जांपल है, देखते हैं, नहीं और कुछ नहीं है इधर। अच्छा वही सेम है, सेम वही क्वेश्चन है। Mr. X is employed in ABC, getting basic pay 50,000. Employer has provided rent-free accommodation. Population इतना है, rent paid by employer. तो यहाँ पर employer rent pay कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो rent pay कर रहा है वो, ठीक है, वो लेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था ना 24,000। हाँ, नहीं नहीं रेंट, अरे यार अभी मैंने बताया एकोमोडेशन इज टेकन और लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर,
ठीक है, अगर एम्प्लॉयर रेंट पर उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है और उसके बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना है, जो रेंटल अमाउंट है, जो रेंट पे कर रहा है वो, या तो वो अमाउंट और 15% ऑफ सैलरी, दोनों को कंपेयर करना होगा। जो कम अमाउंट होगा वो हमारे लिए वैल्यू होगी उस परक्विजिट की। ठीक है, ओके सर। एक मिनट यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 50,000 per month and the employer has provided him rent free accommodation at a place with population of 2 lakh। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमको कितना लेना है, 7.5%। ठीक है, 7.5% लेना है, लेकिन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 2000, 2000 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है। तो 12 इंटू 2 यानी 24,000 रुपए, 24,000। यानी कि जो ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है अभी, यहाँ पर देखिए, हाँ ये यहाँ पर ये क्वेश्चन जो किया है, इसमें हमारा जो वैल्यू आ रही है रेंट फ्री एकोमोडेशन, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दी है कि एम्प्लॉयर 2000 रुपए रेंट भी पे कर रहा है। तो 2000 रुपए रेंट पे कर रहा है उस जो है उस जो है जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है उसके लिए, उस एकोमोडेशन के लिए। तो टोटल रेंट पे कर रहा है 24,000। तो 24,000 और ये आपका 7.5% ऑफ सैलरी जो है, सॉरी 15% लेंगे, 7.5% नहीं लेंगे। यहाँ पर जब भी हम लोग लीज की बात करते हैं तो वहां पर हम, मुझे पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, वहां पर हमेशा मैं 15% ऑफ सैलरी ही लूंगा। यानी कि आपका 15% कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है, 6 लाख का। ठीक है, तो या तो वो अमाउंट या तो फिर जो आपका रेंट पे कर रहा है 24, तो 24 कम है, तो वही आपके लिए वैल्यू होगी, 24,000 आपकी वैल्यू होगी पर विजिट की। आ रहा समझ में? यस सर सर। ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे, अगर उसमें पॉपुलेशन ना गिवन हो तो फिर क्या लेते हैं पॉपुलेशन बेसिक? तो यही मान के चलते हैं कि 10 लाख से कम है, वैसे हमेशा पॉपुलेशन दिया जाएगा। ठीक है, जो सबसे लीस्ट वाला है, यस जो सबसे 7.5%, वो ले लेना। ठीक है, यस और जो मतलब लिख देना वहां पर कि जो एज्यूम ये किया गया कि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है, इस तरह से कर देना। सर लेट्स ऐसा सपोज होता द नहीं है, पॉपुलेशन है। बता देते पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया हुआ है तो वहां पर पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। वहां पर क्या करना है, वहां पर कितनी भी सैलरी हो, वो कहीं किसी भी सिटी में रह रहा हो, बस मुझे क्या करना है, 15%, 15% ऑफ सैलरी, या तो फिर जो भी रेंट पे कर रहा है, दोनों में जो जो कम अमाउंट है वो मेरे लिए उस रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए वैल्यू होगी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, हर एक कंडीशन में अगर एम्प्लॉय कुछ भी पे कर रहा है, चाहे फर्नीचर के लिए या रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए, हो सकता है एम्प्लॉयर ने कुछ चार्जेस लगा दियो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी कुछ लगा दिया है, तो वो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे वैल्यू में से। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस, इसके सारे हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं रेंट फ्री एकोमोडेशंस के। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो केवल स्पेसिफाइड कुछ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए टैक्सेबल होते हैं, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज नहीं होंगे उनके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। और ये कंडीशंस बताई गई है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन की अगर हम लोग बात करें तो हर एक एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल है, चाहे स्पेसिफाइड है चाहे स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अभी आगे जो हम लोग परक्विजिट्स पढ़ने वाले हैं वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो हमें उसमें क्वेश्चन में पता करना पड़ेगा वो स्पेसिफाइड है या नहीं, तभी वो टैक्सेबल होगा। बहुत आसान है पता करना इसको। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी गई है, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर देयर ऑफ, मतलब एम्प्लॉय है और डायरेक्टर भी है देयर ऑफ, इट इज immaterial whether he is full time director or part time। ठीक है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है कोई मतलब नहीं रखता। whether he is
नॉमिनी ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स, वो नॉमिनी है मैनेजमेंट के से या फिर वर्कर्स से या फिर गवर्नमेंट से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, ये भी मैटर नहीं करता है। इट इज ऑल्सो नॉट मटेरियल वेदर और नॉट ही इज डायरेक्टर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब वो प्रीवियस ईयर में ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम तक ही डायरेक्टर बना हो तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। वो किसी भी टाइम पीरियड के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए भी अगर डायरेक्टर रहा हो तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, एन एम्प्लॉय हु इज सब्सटेंशियल, हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? अ पर्सन हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट in a company if he is beneficial owner of equity shares carrying 20% or more of voting power of the company। अगर किसी के पास 20% इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर आप लोग को आइडिया है इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर मतलब जब ओनरशिप इक्विटी शेयर से ही आती है, जब मतलब कि वोटिंग राइट्स आपके इक्विटी शेयर से ही आते हैं। जैसे अगर शेयर्स की बात करो तो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दो तरह के शेयर्स होते हैं, ठीक है। कंपनीज जो है बॉन्ड भी इशू करती है, डिवेंचर्स भी इशू करती है, लेकिन जो वोटिंग राइट्स हैं, जो ओनरशिप है, वो इक्विटी शेयर से ही शेयर होल्डर को मिलती है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, अगर ओनरशिप है 20% या उससे ज्यादा आपके पास वोटिंग पावर है, तो मतलब वोटिंग पावर कब आएगी? 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर कब आएगी? जब आपके पास 20% इक्विटी शेयर्स होंगे तभी आएगी, तब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी में, ठीक है, और तब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी, इट इज बेनिफिशियल ओनरशिप दैट इज रेलेवेंट रेदर देन लीगल ओनरशिप, ठीक है। दो चीजें हो गई, डायरेक्टर 20% वोटिंग पावर इक्विटी शेयर, और तीसरी चीज है एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय अबव, जो ऊपर नहीं है, जो ऊपर कवर्ड नहीं है ऐसे पीडीएफ एम्प्लॉय। नहीं दिख रही है सर, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपका। क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, ये तो जो है पीपीटी है, क्वेश्चन तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं तो कंडीशंस जो आप बता रहा बोल हूँ। रहे वो नहीं है लिखा। नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है? ये पहले के क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन जो दिख अब रहे हैं क्या? पहले आप डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन दिख रहे हैं। नहीं सर वो दिख रहा आपने है। वो खोल रखा है सर। क्या है? अच्छा यहाँ मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, अभी दिखा? यस सर, यस सर। दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, तीन कंडीशंस हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु इज अ डायरेक्टर देयर ऑफ, it is immaterial whether he is full time director or part time director, whether he is a nominee of management, workers, government or financial institution. It is also material whether or not he is a director throughout the previous year, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर में पूरे टाइम तक डायरेक्टर ना भी रहा हो तब भी उसको कंसीडर किया जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। वो किसी भी तरह से डायरेक्टर हो, ठीक है, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, नहीं मैटर करता, ठीक है। अगर वो किसी भी तरह से डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। दूसरी कंडीशन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए उसके पास 20% वोटिंग राइट। जो वोटिंग राइट कहाँ से आएंगे? इक्विटी शेयर